हाय सब लोग, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लास फाउंडेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें एएनएम जो है, जब अपने पॉइंट देख रहे हैं कि एएनएम एग्ज़ाम क्वालिफाइड है फिर तो क्या करें, और दूसरा जो है क्या डबल बेंच में सुप्रीम कोर्ट में जाने में फ़ैसला बदल जाएगा, और जो तीसरा है 2018 की नियमावली के आधार पर काउंसलिंग कब से शुरू होगी, और चौथा है काउंसलिंग से बिहार वालों का डायरेक्ट फ़ायदा क्या होगा। तो आज हम इसी 4 बातों पर डिस्कस करेंगे। और मेरा पिछले बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, लॉन्ग वीडियो इसमें नहीं आई थी, और इधर मैंने शॉर्ट वीडियो एक अपलोड किया था। तो एग्ज़ाम बेसिस जो सिलेक्शन चल रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये आभास था कि जो फैसला है वो जो मेरिट बेस सिलेक्शन है, क्योंकि वैकेंसी 2018 की नियमावली के आधार पर ही निकली थी। तो मुझे कहीं ना कहीं अंदेशा था कि उसी आधार पे कोर्ट फैसला देगी। मुझे आभास था इस बात का। मैंने पहले भी आपको बहुत सारे तथ्यों से जानकारी आपको दिया था कि कैसे कैसे फैसला होता है। तो इसीलिए मैं एग्ज़ाम बेसिस कुछ भी अपडेट आपको नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एग्ज़ाम बेसिस जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं अटकेगी। क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो जिस नियम से वैकेंसी आती है उसमें आप बीच में संशोधन, सीट उट में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो नियमावली जो प्रोसेस होता है, जो जिस नियम से लेना है आपको, जैसे कि आप किसी में एग्ज़ाम है तो आप किसी में 2 एग्ज़ाम नहीं कर सकते हैं, 3 एग्ज़ाम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया आता है, मान लें कि पहले निकाल दिए कि हमको बीएससी को लेना है, सपोज दैट, और उसके बाद आपको लिखना है हमको एमएससी लेंगे, हम बीएससी को नहीं लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। वही सिलेक्शन प्रोसेस है। हाँ, वैकेंसी कैंसिल करने के बाद नया वैकेंसी निकालिएगा तब उसमें संभव है, लेकिन जो वैकेंसी अभी चल रही है उसमें आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये जो भी जानकार हैं, अब बाकी जो जिनको जानकारी नहीं है वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो जानकारी आदमी है वो सीधा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब दूसरा जो है कि एएनएम एग्ज़ाम क्वालिफाइड अभ्यर्थी क्या करें। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, जो भी आप अगर मान लें कोई क्वालिफाई हैं और आप में अगर मेरिट से लिया है तो जाहिर सी बात है आपका नंबर 80+ ही होगा। 80+ से तो कम होगा नहीं। अब कहीं बाहर से किए होंगे तो हो सकता है कि यहाँ बिहार वालों लमसम तो 80 के लमसम में अप्रॉक्स में होता ही है, ठीक है। और इसमें 2.5 गुना का आपका काउंसलिंग होगा, तो 2.5 गुना में बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। काउंसलिंग के लिए तो सोचना ही नहीं है। अब रही बात कि भाई उनमें रिजल्ट होना चाहिए, तो 2.5 गुना में एक आदमी का रिजल्ट होगा। 2.5 आदमी को लेंगे तो एक आदमी का रिजल्ट होगा। तो आप पहले से मत सोचें कि मैं क्वालिफाई कर गई हूँ तो मेरा रिजल्ट हो जाता, मेरा ज्वाइनिंग हो जाता और इसमें नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। पहले आपका सिलेक्शन इसी प्रोसेस से था। आप ये सोचिए कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था एएनएम का, वो 2018 की नियमावली पर ही निकला था। वो बीच में सरकार बदली, उसके बाद उसमें संशोधन किया गया, नियमावली में संशोधन किया गया, फिर बहुत सारी फिर एग्ज़ाम ली गई। तो वो सब आप सोचिए कि जो पहले से कार्यरत हैं तो उनके लिए क्या, अगर आपके पास मेरिट है तो आप इसमें इस एग्ज़ाम में नहीं, अगले एग्ज़ाम में हो जाइएगा, चाहे इसी में हो जाए। थोड़े है इसमें थोड़े है कि आपका नहीं होगा। एक्सपीरियंस वालों का होगा तो जो फ्रेशर होंगे उनका भी होगा, सबका होगा। तो ये नहीं सोचना है कि मेरा नहीं होगा, एग्ज़ाम में हुआ इसमें नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, वो सोच सकते हैं जो कुछ उल्टा पुल्टा करके रिजल्ट लिए होंगे तो उनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो रही होगी, ठीक है। अब उल्टा पुल्टा जो करके लेंगे और जिनके पास नंबर नहीं होगा तो उनको तो तकलीफ़ हो गई। और जो मेरिट वाले लोग हैं वो घबराने की उनको ज़रूरत नहीं है। और इनका रिजल्ट ज़ाहिर सी बात है, जब मेरिट होगी तो आपका जो टेक्निकल एग्ज़ाम है जो एएनएम में आप दिए होंगे उसमें भी आपका अच्छा खासा नंबर होगा। 80+ तो नंबर होगा ही होगा। तो जब 80+ नंबर है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग में तो आप आ रहे हैं, काउंसलिंग तो आपका होना है। अगर पहले से काउंसलिंग हो गया, क्वालिफाइड है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा है क्या डबल बेंच या सुप्रीम में जाने में फैसला बदल जाएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि क्या डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में जाने का तब जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको भी स्वेच्छा है कि हमको जाना है भाई, हमको फाइट करना है, तो इसमें आप ये जान लीजिए कि जो भी फैसला कोर्ट देती है तो सबूतों के आधार पर, और जो पूर्व में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट दी है या कोई कहीं और के उच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया, उसी को आधार बना करके ये डिसीजन दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि 2018 नियमावली से नहीं होगी बहाली, जो एग्ज़ाम दिए हैं उन्हीं का होगा, ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें तो आपको कहाँ इसमें लिखा हुआ कि काउंसलिंग में आपको बाहर कर दिया जाएगा। काउंसलिंग में तो आप आ ही रहे हैं। काउंसलिंग में तो सब लोग आएंगे। 2.5 गुना में कितना कैंडिडेट होगा। मान ले शुरू में आया है 45-50 हज़ार रुपये आवेदन आया होगा, फिर 10-20 हज़ार आया होगा, मान के 70 हज़ार आया होगा, 80 हज़ार आया होगा। उसमें 2.5 गुना आपको आना है।
हमको तो लगता है कि 75 प्लस, जिनका भी 80 प्लस के लमसम 75 प्लस में ही हमको लगता है जो कैटेगरी में है, और जनरल में हमको लगता है 80 प्लस वाले को भी हमको लगता है काउंसलिंग हो जाएगी। तो अब इसमें जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट है या डबल बेंच है, वो सबूतों के आधार पर ही फैसला करेगी। ऐसा नहीं कि एक तरफा फैसला आपको सुना देगी कि नहीं, सिंगल बेंच का जो पहले फैसला था वो बदल देगी चाहे। अब और दूसरी बात है कि आप भले इस वैकेंसी को आप वहाँ जा कर के 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना आप डिले कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको कुछ विशेष फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, और आपका जो नौकरी होने वाला है वो भी लटक जाएगा। ठीक है, जैसे तैसे करके मान लिया कि सिलेक्शन लिए होंगे, चाहे कुछ भी लिए हों, तो उनको हो सकता है कि चाहे उनके पास नंबर कम होगा तो उनको मजबूरी है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे तो हम वैकेंसी रद्द करवा लेंगे चाहे कोई। लेकिन जी आपके पास अगर नंबर है, जो भी कैंडिडेट जिनके पास नंबर है, जो बिहार के प्रॉपर कैंडिडेट हैं, उनको तो हमको नहीं लगता कि घबराने की ज़रूरत है। और अगर इधर उधर जाइएगा कि हम क्वालिफाइड हैं, तो क्वालिफाइड से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये वैकेंसी 2018 की नियमावली से आई थी। ठीक है, अब हम बताते हैं कि आखिर जो मैंने पहले भी बताया था, हम उसको आपको बता रहे हैं। अब देखिए हमारा जो संविधान है, आपको हम बता रहे हैं कि कहाँ टेक्निकल क्या होता है। हमारा जो संविधान देखिए, संविधान ये देख रहे हैं, हमारा जो संविधान है वो 3 चीज़ पर टिका हुआ। ठीक है, पहला जो हमारा न्यायपालिका, जो हमारा कोर्ट है, जो न्याय प्रणाली है वो हो गया। ठीक है, और दूसरा में हो गया विधायिका, जैसे कि संसद हो गया, विधानमंडल हो गया, जो भी हो स्टेट का, ये हो गया। और कार्यपालिका में हो गया कि जितना भी ऑफिसर हैं, चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को जो भी हो, जो कि आप सरकारी कुर्सी पे बैठ चुके हैं, तो वो समझिए कि वो कार्यपालिका में आ गया। हालांकि विधायिका में इनका ही होता है, लेकिन मेनली इनको संसद माना जाता है। तो संसद में तो जो रहेंगे वही तो मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, जो भी हो। ठीक है, तो ऐसा हमारा संविधान का स्ट्रक्चर बनाया गया है कि कोई भी अपना मनमानी नहीं कर सकता। अगर ये पहला वाला मनमानी करेंगे तो जो भी यहाँ के न्यायाधीश होंगे, जो भी होंगे, उनको संसद में, जैसे संसद में जा कर के, संसद में आपको महाभियोग चलाया जाता है। न्यायपालिका को जो भी जज हैं उनको हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति तक भी हटाया जा सकता है संसद में। ठीक है, अब अगर मान लें कि संसद देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई सरकार है वो पूरा चुनी हुई है, मान लें एक तरफा बहुमत साबित हो गया है और ये मनमानी अगर कर रही है, तो फिर इसको नकेल कसने के लिए इनके पास भी शक्तियाँ दी गई है संविधान में। ठीक है, और ये तो भाई इन दोनों के सामने इनका कुछ अथी नहीं है कार्यपालिका का, क्योंकि इन दोनों ही मेन है, जो हमारा मेन स्तंभ है ये है ये। ठीक है, तो उसमें गलती कहाँ हुआ था, उसमें कार्यपालिका के द्वारा गलती किया गया था। ठीक है, ऐसा कोई रेजोल्यूशन इसमें नियमावली 2023 पास हुआ था। ठीक है, 2023 को नियमावली पास किया गया था। ठीक है, लेकिन 2023 नियमावली, तो इसमें ये नहीं बताया गया था कि भाई एएनएम का जो वैकेंसी है उसमें ये संशोधन किया जाए। चाहे अगर संशोधन करना था तो आपको एएनएम का जो वैकेंसी था उसको आपको कैंसिल करके संशोधन करना था। ठीक है, आप उसी वैकेंसी में कैंसिल आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो भी काम चलता है वो सबूत के आधार पर चलता है, सबूतों के आधार पर इनका काम चलता है। ठीक है, तो आप कोई भी हो, इन दोनों में, इन तीनों में कोई भी मनमानी नहीं कर सकता। हर किसी के पास अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। तो आपको जो भी फैसला होगा, कोर्ट से फैसला होगा, तो वो सबूतों के आधार पर फैसला होगा। पूर्व में जो आपको फैसला दिया गया है उसी का आधार बनाकर फैसला किया जाता है। तो हमको, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्ट जाइएगा तो आपको ही डिले होगा, और सभी को डिले होगा, आपको भी डिले होगा। और अगर काउंसलिंग में अगर आयोग देखिए क्या डिसीजन लेती है, तो जल्दी से नौकरी लेना है तो कोर्ट कचहरी में नहीं रहने में फ़ायदा है, क्योंकि और काउंसलिंग तो से होगा तो सभी को फ़ायदा है, ये नहीं कि किसी एक को फ़ायदा है, सबको फ़ायदा है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे तीसरा पॉइंट में हम आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे है कि भाई 2018 की नियमावली के आधार पर काउंसलिंग कब शुरू होगी। तो इसमें आप आज वेट कर लीजिए। आज हो सकता है कि कुछ ना कुछ आयोग के द्वारा, बीटीएससी के द्वारा आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाए, क्योंकि कोर्ट का पेपर वहाँ चला गया होगा, उसी दिन चला होगा, और नहीं गया होगा तो आज चला जाएगा। तो आज अगर शाम तक आया तो आया, नहीं तो कल हो सकता है कि आपको बीटीएससी की तरफ से आपको अपडेट, कोई भी जो भी अपडेट होगा वो आपको मिल जाएगा। और हमको नहीं लगता कि बीटीएससी डबल बेंच में जाएगी। अगर और जो भी कैंडिडेट सोच रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं और डबल बेंच में जाएं, तो हमको लगता है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है जैसा होगा। कि जिनको भी बहाली होना है, 10,000 जिनका भी 10,709 में जिनको भी बहाली होना है, कम से कम 10,700 में कोई नौकरी तो मिलेगी ना। कोई भी होंगे, बिहार के ही होंगे, और बाहर वालों को भी होंगे तो अलग बात है कि उनका भी हो जाएगा। मैं उनका मार्क्स अगर
90+ अगर होगा तो उनका भी हो सकता सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी हो, तो 18 नियमावली के आधार पर जो काउंसलिंग है 18 नियमावली के आधार पर, तो बीटीएस हमको लगता है आजकल में जारी आपको कर देगी, और इसमें कोई अब लेकिन परंतु नहीं है। तो हमको नहीं लगता है कि अब वो डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में जाने का कोई भी फैसला बीटीएस लेगी, क्योंकि वो खुद अब नियमावली चेंज करके संशोधन करके खुद हमको लगता है कहीं ना कहीं फंसी हुई है। तो ऐसा नहीं करेगी, वो वैकेंसी का डिले नहीं करेंगे, ठीक है। अब दूसरा, अब चौथा नंबर पे आप देखिए यहाँ पे है लिखा हुआ काउंसलिंग से बिहार वालों का डायरेक्ट फ़ायदा। तो एकदम सही बात है, जो काउंसलिंग के आधार पर जब वैकेंसी होगी, क्लियर होगी, कौन ये कि जो बिहार वाले कैंडिडेट हैं, जो भी कैंडिडेट बिहार के हैं, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। उनको फ़ायदा इसलिए होने वाला है क्योंकि जो बाहर के जो लोग होंगे एग्ज़ाम बेसिस सिलेक्शन में तो बहुत सारे क्वालिफाई हुए होंगे, ठीक है, और बिहार वाले क्वालिफाई कम हुए होंगे, जैसा कि कैटेगरी में बहुत सारा शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा था, जैसा कि न्यूज़ आ रहा था कि शॉर्टफॉल चल रहा है। वैसे तो मैं एग्ज़ाम को बारे में कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि हमको लग रहा था कहीं ना कहीं फैसला जो है काउंसलिंग के आधार पर जाएगा, क्योंकि उसी भी वैकेंसी आई थी तो हम उतना नहीं ध्यान दे रहे थे। तो इसमें फ़ायदा इसलिए होगा कि जो बिहार के जो निवासी हैं, जो मूल निवासी बिहार के हैं, उनको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और जो बाहरी कैंडिडेट हैं वो इसमें कहीं ना कहीं अपना उनका नुकसान है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम बेस सिलेक्शन होता तो ऑल ओवर इंडिया बेसिस होता, और यहाँ के लोग मान ले कि किन्हीं के पास नंबर 90% है, अब वो एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम में वो डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं, ठीक है, डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं एग्ज़ाम में। अब एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाइड हो गए तो 90% उनका रखा रह गया। अब काउंसलिंग जब आधार पर होगा तो जाहिर सी बात है बिहार वाले जो कैंडिडेट होंगे वो अपना उनका ज़्यादा होगा, और बाहर वाला का है मान लें कि 70% उनके पास होगा नंबर, या 80% ही नंबर होगा, तो उनका सिलेक्शन यहाँ होने से रहा। तो जो बिहार के कैंडिडेट है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 80% लमसम जनरल वालों के लिए हुई, 80% जनरल यूआर का हम बात कर रहे हैं, यूआर में 80+ है, तो हमको लगता है कि आप काउंसलिंग में आपका काउंसलिंग होगा, और निश्चिंत रहिए कि आपका काउंसलिंग एकदम होना है। और कैटेगरी में हमको लगता है कि 75 रहेगा, 75 जो % अगर आपका है तो हमको लगता है कि आपका काउंसलिंग में हो जाएगा। और मैं कट ऑफ पे अलग वीडियो लाऊंगा कि कितना कट ऑफ कितना जाएगा, जो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस है उसका कितना कट ऑफ जाएगा। अभी मैं तो काउंसलिंग बता रहा हूँ, काउंसलिंग इतना लोगों का 75+ अगर कैटेगरी में है तो हमको लगता है कि आपका काउंसलिंग में नाम आ जाएगा, काउंसलिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी बिहार के जो कैंडिडेट हैं, डरने की ज़रूरत है जो बाहरी कैंडिडेट हैं, बिहार से बाहर के कैंडिडेट हैं। बाकी जो बिहार के जो कैंडिडेट है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी बिहार वाले कैंडिडेट का नंबर ऐसे भी हमको लगता है कि 80+ के लमसम में होता है, 80 से कम तो हमको नहीं लगता है कहीं पे होता है। तो जो भी बिहार के जो कैंडिडेट हैं वो कोर्ट कचहरी के फेरा में नहीं पड़े, और जो वैकेंसी के जैसे कि अभी डिसीजन आई है तो जल्द से जल्द आपको चाहिए कि वैकेंसी को क्लियर करवा लें, और नहीं क्लियर करवाइएगा तो फिर बाहर वाला जो कैंडिडेट हैं जो कि उल्टा पुल्टा करके अगर लिए होंगे एग्ज़ाम मेरिट में किए होंगे तो उनको ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना कि पहले जो वैकेंसी काउंसलिंग पर आई थी और काउंसलिंग पर ही क्लियर हो तो ज़्यादा अच्छा है। और जितना इसमें है कि आपको जल्द से जल्द आपको क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। हमको लगता है कि बहुत जल्द आपका 1-2 महीना मान लें काउंसलिंग चलेगा, 1-2 महीना भी नहीं चलेगा, क्योंकि पहले से जिनका काउंसलिंग हो चुका है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, अगर उनका मेरिट में सिलेक्शन होगा तो उनको तो छाड़ दिया जाएगा कि भाई आप तो करवा लिए हैं, आप साइड रहिए। तो जो भी करवाना रहेगा हमको लगता है 1 महीना में काउंसलिंग हो जाएगा, और उसके बाद अगले 1 महीना के अंदर में फिर रिजल्ट हो जाएगा। तो हमको लगता है कि अब आप लोगों को स्थिर रहना है। जो भी बिहार के जो कैंडिडेट है, जो बिहार के निवासी हैं, वो अपना स्थिर रहिए और वैकेंसी को क्लियर करवाइए जल्द से जल्द, और बस। और इसके बाद जो भी होगा हम कट ऑफ पे एक वीडियो लाएंगे कि कितना पे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।